All right, so we'll have a look at question 5 now. Extremely simple question. आपको बोला है ideal gas having molar specific heat capacity at constant volume 3/2 R. That is misprinting basically. तो 3/2 R है. Constant pressure पे क्या होगा वो पूछा है, हमको already पता है ये from Mayer's relation. So we know that from Myers जैसे भी आप pronounce करो relation, we already know क्या पता है Cp is Cv plus R. तो ये आपको ऑलरेडी पता है. So this is 3/2 R plus R, that is 5/2 R. तो ऑप्शन नंबर बी. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. There was nothing inside this. Question 6. For a gas of molecular weight capital M, specific heat capacity at constant pressure is. ये भी ऑलमोस्ट हमने सॉल्व किया हुआ है. हमको क्या पता है मायर्स रिलेशन से, दैट Cp माइनस Cv इज R, या फिर अगर मैं इसको Cp से डिवाइड कर देता हूँ तो डिवाइडिंग वोल बाय Cp, तो ये आपको मिलेगा Cp by Cp is 1 minus Cv by Cp equal to R by Cp, राइट. तो हमको मिलेगा 1 minus 1 upon gamma, क्योंकि if I can go one step up, like सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया Cv को, R by Cp, so 1 minus 1 upon gamma equal to R by Cp, तो gamma minus 1 upon gamma is R by Cp, which implies Cp is nothing but R gamma upon gamma minus 1. तो R gamma upon gamma minus 1, ये जहाँ दिखता है आपको, that is the correct answer, which is option B, right? So that is option number B. वैसे molecular weight for a gas of molecular weight M. So how do you basically bring in molecular weight? Molecular weight के टर्म्स में बोला है ना, क्योंकि वो हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट फाइंड किया हम लोगों ने. दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट, मतलब ऑप्शन नंबर बी लिखोगे तो यू एंड अप गेटिंग -1 इंस्टेड ऑफ प्लस. व्हाई? बिकॉज they are asking you just specific heat in terms of molecular weight. This is molar specific heat. ये molar है, हमको molecular weight में चाहिए. By the way, so to tell you that specific heat capacity will be, अगर आपको याद होगा specific heat capacity का exact definition, तो ये होता है molar specific heat या फिर molar heat capacity upon molecular weight. जब आपको मोलार स्पेसिफिक हीट बोला हो तो ये हमने जो फाइंड किया है दैट इज मोलार, मतलब फॉर 1 मोल ऑफ गैस, राइट. और यहाँ पे मोलार नहीं पूछा, आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है बस. तो मोलार स्पेसिफिक हीट को मोलार वेट से अगर आप डिवाइड कर दोगे, मतलब करना क्या है, ये R गामा अपॉन गामा माइनस 1 आपके पास मोलार हीट कैपेसिटी है, उसको मॉलिक्यूलर वेट से M से डिवाइड करना है, खत्म. ये आ गया ऑप्शन सी. So there is a thin line between +4 and -1. So you need to know that thin line +4 and -1 के बीच का लाइन. क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम होगा. For a gas of molecular weight M, specific heat capacity, molar specific heat capacity नहीं, तो ऑप्शन बी इज मोलार स्पेसिफिक हीट या फिर मोलार हीट कैपेसिटी, राइट. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज अगेन सिंपल. इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी. 2 moles ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद 8 moles ऑफ हीलियम. सो ऑक्सीजन एंड हीलियम, N1 2 moles, N2 8 moles. इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, आपको ये पता होना चाहिए. कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट का मिक्सचर का फॉर्मूला होता है N1 CV1 प्लस
N2 CV2 upon N1 plus N2. Okay, then oxygen is diatomic, so CV for oxygen is 5/2R, and helium is monoatomic, so that is 3/2R. तो सिर्फ पता क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो डायाटॉमिक गैस है O2, और ये जो है मोनोएटॉमिक गैस है। अगर ये पता नहीं होगा तो CV1 और CV2 के वैल्यूज पता नहीं होंगे। अगर वो पता नहीं होगा तो मिक्सचर का आप CV निकाल नहीं सकते। So it is very simple again. N1 is 2. This is 5R/2 plus N2 is 8. This is 3R/2 upon 2 plus 8. Because N1 plus N2 करना था आपको। Cancel. 1 जा 4 जा 4 6 12 plus 5 17/10. 1.7 R. 17R/10, that is 1.7 R. Option number C. तो क्वेश्चंस एक्सट्रीमली सिंपल थे है, यू जस्ट हैव टू नो सम बेसिक्स। गुड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ टू शो यू दिस डायग्राम। गुड, तो a thermodynamic process is carried out from an original state D, मतलब D जो है ये original state है, to an intermediate state E, ये intermediate state है, by the linear process shown in figure. The total work done by the gas from D to E to F, मतलब F तक जाते जाते कितना वर्क डन होगा। And if you know, work done is pressure into volume, pressure into change in volume. बाय द वे, अगर आपको बेसिक्स पता है 11th का, 11th के बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए जब आप वर्क डन निकालते हो, दैट इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ आपको। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर। अगर एक प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा एक प्रोसेस है फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज एरिया अंडर द कर्व ए बी। एरिया अंडर द कर्व ए बी मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया आएगा, दैट इज नथिंग बट वर्क डन। तो यू शुड नो दिस। आपको क्या बोला है, आपको बोला है अभी हमारे क्वेश्चन में डी से ई, ई से एफ में टोटल वर्क डन कितना हुआ होगा, राइट। सो हाउ डू यू फाइंड इट, राइट। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि जब आपको बोला होगा फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वर्क डन फ्रॉम प्रोसेस डी टू ई, तो आप ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालोगे। मतलब इसमें दो पार्ट, एक ट्राइंगल और एक नीचे का। और आपको बोला है टोटल वर्क डन डी टू ई, ई टू एफ। जब ऐसा बोला है तो आपको ये जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले गैस एक्सपैंड हो रहा था डी से ई तक, राइट। फिर बाद में कंप्रेस हो रहा है, तो वन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो जब ऐसा बोला है टोटल वर्क डन डी टू ई, ई टू एफ, तो आपको सिर्फ निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, दैट्स इट। सिर्फ डी टू ई बोला होगा तो टोटल एरिया, मतलब ये पूरा एरिया। सिर्फ ई टू एफ बोला होगा तो ई से एफ के नीचे का एरिया, मतलब ये जो भी क्वाड्रेटर स्क्वायर बनेगा उसका एरिया। तो क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन कहीं पे भी थोड़ा भी गलत पढ़ लेते हो, then which means that again, as I told you, a very thin line between +4 and -1. Okay, so you have to know this thing, right? So total work done from D to E to F is area of triangle DEF. Therefore work done is half area of triangle, पता है आपको, राइट। मैं लिख देता हूँ फिर भी वापस सेम बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, that is half base is EF into height is DF,
half base is 7 minus 3 and this is 600 minus 200. So that is half 4 into 400. That is nothing but 800 जूल. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. सिर्फ अगर आपने D2E पढ़ा होता तो फिर आप गलत कर देते. सिर्फ D2E बोलोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे, मतलब वो आ जाएगा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 800 और नीचे का आ जाएगा 4 इंटू 200 अगेन, मतलब 600 जूल. तो यहाँ पे होती है गड़बड़. तो एक्चुअली ऑप्शन में 600 डालना चाहिए था टू क्रिएट मोर कंफ्यूजन. Anyways, next question. Again, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. If you know basics, of course, the relation between the slope of isothermal curve and adiabatic curve. तो slope of isothermal और slope of adiabatic curve में क्या relation है? अब अगर आपके, इसलिए बोलता हूँ मैथमेटिक्स के बेसिक्स लगते हैं यहाँ पे. स्लोप मतलब क्या, पहले तो वो समझा देता हूँ मैं आपको. अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम, मतलब मैं इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर कोई भी कर्व है राइट, तो कोई भी कर्व का स्लोप मतलब m से डिनोट करते हो, मतलब tan ऑफ थीटा से डिनोट करते हो. इफ यू रिमेंबर, मैं वापस बता देता हूँ आपको, कल ही मैंने 11th के लिए लिया है ये सब. ये जो आपका यहाँ पे थीटा बनेगा, ये जो आपका एंगल बनेगा, मैं नाम दे देता हूँ वापस A to B. आपको पता है A से B प्रोसेस में ये जो चेंज है ये dP है ना, प्रेशर की चेंज इन प्रेशर, P2 माइनस P1 दैट इज dP, और वॉल्यूम में चेंज V2 माइनस P1, मतलब ये dV है. यू नो स्लोप इज tan थीटा, 11 में हुआ होगा आपका ये. स्लोप इज tan थीटा एंड tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो dP by dV दैट इज स्लोप. स्लोप क्या है? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, dP by dV इतना पता होना चाहिए. दो प्रोसेस है हमारे पास, कौन सा? एक आइसोथर्मल, एक एडियाबैटिक. आइसोथर्मल में PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और यहाँ पे PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. तो जब डेरिवेटिव लोगे तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों को. मैं साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. डिफरेंशिएटिंग so how do you differentiate? P as it is derivative of V plus V as it is derivative of P equal to 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. यस, V dP लिखूंगा क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है. जब प्रेशर चेंज नहीं होता, मतलब आइसो बारिक प्रोसेस में ये टर्म नहीं आती, तो हम लोग सिर्फ PdV लिखते हैं. बट इन अ प्रोसेस वेयर P and V both are changing, so while differentiating आप लिखते हो PdV plus VdP इक्वल टू 0. यहाँ पे भी वैसा, P as it is, V रेज टू गामा का डेरिवेटिव गामा V रेज टू गामा माइनस 1, गुड, प्लस V रेज टू गामा एज इट इज dP इक्वल टू 0. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब व्हाट आई कैन राइट इज P dV इज इक्वल टू माइनस V dP. यहाँ पे भी वैसे करूंगा, गामा P V रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू माइनस V रेज टू गामा dP. सो मुझे स्लोप मतलब dP by dV चाहिए दोनों केस में. स्लोप का मतलब ही वो होता है. तो dP by dV इज माइनस P by V. यहाँ पे भी वैसा करना है. तो मैंने बेसिकली जब डेरिवेटिव लिया यहाँ पे तो dV लिखना भूल गया मैं. डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम रेज टू गामा इज गामा V रेज टू गामा माइनस 1 dV, ये लिखना पड़ता है dV. ओके, तो मैंने जस्ट लिखा नहीं था, तो अभी लिख देते हैं हम लोग. तो यहाँ पे भी dP by dV जब करोगे, dP by dV जब करोगे तो गामा P रेज टू V रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन V रेज टू गामा विथ नेगेटिव साइन. बस मैं टर्म्स को यहाँ वहाँ पे कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है. दैट्स ऑल आई एम डूइंग. अब एक काम करता हूँ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मैं इसको आइसो लिख देता हूँ, ये एडियाबैटिक है तो मैं इसको एडियाबैटिक लिख देता हूँ. राइट, जस्ट टू not to get confused, इसलिए. Then
माइनस गामा पी वी रेज टू गामा -1 और ऊपर जाके वी रेज टू माइनस गामा, जस्ट क्योंकि ऊपर गया ये, तो ये आएगा, या तो फिर वी रेज टू गामा -1 को नीचे ले जाओ, माइनस गामा पी वी रेज टू गामा -1 माइनस गामा, कैंसल कैंसल, ओके मतलब ये आएगा माइनस गामा पी वी रेज टू -1 मतलब नीचे गया, इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन 1। तो ये आ गया dp बाई dv फॉर एडियाबैटिक, दिस इज इक्वल टू माइनस गामा p बाई v क्या था फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये था dp बाई dv फॉर आइसोथर्मल फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके फ्रॉम 1, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक dp by dv is equal to minus gamma times of slope of isothermal, right? तो ऐसा कहीं है क्या, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व या एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, कैन यू डू यू सी समवेयर समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखता है क्या हम लोगों को, डू वी गेट समथिंग लाइक दिस, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक curve is gamma times of slope of isothermal curve, equation number option number A, slope of adiabatic is, हाँ नेगेटिव साइन छोड़ दो, gamma times of slope of isothermal, सिंपल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैथ्स बेसिक्स इसलिए पता होना चाहिए, अदरवाइज यू एंड अप नॉट सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि इफ यू नो कि अगर मैं P और V y एक्सिस पे P और x एक्सिस पे अगर मैं V ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्लोप होता है dp बाई dv। स्लोप मतलब आपको किसी भी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम प्रेशर देता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, हाउ मच इज द चेंज इन प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, दैट इज स्लोप। अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करोगे या तो पोजिशन टाइम ड्रॉ करोगे तो पोजीशन टाइम एक्स वाई एक्सिस पे पोजीशन, एक्स एक्सिस पे टाइम, वो आपको देता है वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे स्लोप ऑफ पीवी गिव्स यू व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो हमको पता है आइसोथर्मल के लिए पीवी कांस्टेंट है और एडियाबैटिक के लिए पीवी रेज़ टू गामा कांस्टेंट है। हमारा इंटरेस्ट स्लोप में था, मतलब हमारा इंटरेस्ट दोनों केस में डीपी बाई डीवी में था, कंपेयर करने में था। फिर हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव लेते गए, डेरिवेटिव लेते 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 हमको मिला dp by dv for an adiabatic process is minus gamma p by v, but p by v from equation 1 was slope, मतलब dp by dv of isothermal, तो slope of adiabatic is minus times of slope of isothermal, option number A, खत्म, simple, very very simple question, okay, right। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑप्शन ए है क्योंकि ये थियरी में मैंने करवाया ही है। An ideal gas system undergoes an isothermal process, then the work done during the process is, अगर आपको याद होगा थियरी में मैंने बताया था work done is given by PdV from some initial volume to final volume V2, P1 to V2। फिर मैंने आपको बताया था कि ये आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो P इज इक्वल टू nRT बाई V होता है, मतलब ये काइंड ऑफ आपका थियरी का रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। Therefore work done will be is equal to V1 to V2, P की जगह पे nRT बाई V dV। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T कांस्टेंट, N और R तो वैसे भी कांस्टेंट, nRT आउटसाइड, V1 to V2 dV बाई V, और dV बाई V का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ V, नेचुरल लॉग ऑफ V आएगा यहाँ पे, नेचुरल लॉग ऑफ V आएगा यहाँ पे विद इन लिमिट्स V1 to V2, तो ये मिल गया वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू nRT log of V2 minus log of V1, तो ये आ जाएगा nRT ln of V2 by V1, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए।
सो इन शॉर्ट देयर वाज नो बिग डील हियर, क्योंकि ये एक्सट्रीमली सिंपल था, एक्चुअली ओरल था, क्योंकि हम लोगों ने ये थियरी में ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अगेन इट इज वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। कैसे? Pressure P, volume V, and temperature T for a certain gas are related by P is equal to AT minus BT square। जैसे आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV is equal to nRT, यहाँ पे P is equal to AT minus BT square by V, where A and B are constants। The work done by the gas as its temperature change from T1 to T2 while pressure remains constant। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, दिस इज नॉट आइसोथर्मल, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आपको पता होना चाहिए आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, यू शुड नो दिस। तो बाय द वे मतलब PV इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर आएगा, राइट। अब मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, मतलब डिफरेंशिएटिंग। व्हेन आई डिफरेंशिएट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू P एज इट इज V का डेरिवेटिव प्लस V एज इट इज P का डेरिवेटिव, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वन। देन A कांस्टेंट, T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T इज 1, T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T इज 1, ये याद रखना, T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T इज 1। ओके, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो देयर इज अनदर वे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें पता नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद दिस, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम on temperature, T is temperature with respect to temperature on both sides, मतलब मैं क्या करूँगा, dt dt p dv p into v, ऐसा भी कर सकते हो आप, d dt of AT minus BT square। I don't go this way normally, but if you are getting confused because NEET group you don't have mathematics, so p as it is dv by dt plus v as it is dp by dt is equal to derivative of AT, A being constant, dt by dt, right? Then minus B being constant, derivative of T square by dt with respect to T square, मतलब with respect to T, derivative of T square with respect to T। तो ये आ जाएगा P dv by dt plus 0 because pressure is not changing, आइसोबारिक है। A dt by dt is 1 minus B T square का डेरिवेटिव 2T आता है, राइट। तो ये आ गया आपका P dv इज इक्वल टू A माइनस 2BT इंटू dt। सिर्फ मैंने dt को शिफ्ट किया, बहुत लंबा है ना ये, बहुत लंबा रास्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली भी तो आपको मिल सकता था, इफ यू नो बेसिक्स। P dv इक्वल टू प्लस VdP नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, AT का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज A माइनस 2BT। ओरली था ये, फिर भी मैंने आपको बता दिया बिकॉज इफ यू डोंट नो देन यू शुड प्रैक्टिस and you should at least go through derivatives if required, of course। Anyways, तो इतना आपको पता अगर है तो this is nothing, क्योंकि आपको वर्क डन ही तो पूछा है ना, from T1 to T2, वो easy है ना। But what we know is, sorry for erasing all this thing here, anyways, so work done W is nothing but P dV from T1 to T2, simple, P dV from T1 to T2। So this is nothing but integration T1 to T2, P dV मैंने निकाल लिया, what is P dV is A minus 2BT times of T। अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है, right? And how do I do this? Pretty simple, T1 to T2 A dt माइनस, मैंने स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, तो दो टर्म्स है तो मैं सेपरेटली इंटीग्रेट करने वाला हूँ, T1 to T2 2BT dt। तो वर्क डन W एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt T1 to T2, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, माइनस 2B कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ T dt फ्रॉम T1 to T2। तो वर्क डन इज A इंटीग्रेशन ऑफ dt इज सिंपली T
from t1 to t2 minus 2b, this is integration of t is t square by 2 from t1 to t2, right? तो ये पता होना चाहिए आपको. So work done is a upper limit minus lower limit minus ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, b upper limit t2 square minus lower limit t1 square. तो a t2 minus t1 minus b t2 square minus t1 square, ये वर्क डन का फॉर्मूला आएगा and I can see it here in equation number, in option B, not equation number. Now how could I answer directly? मैंने डायरेक्ट बता दिया था ऑप्शन बी आएगा. क्यों? क्योंकि it all comes from practice and I'll tell you how it comes from practice very quickly. When I was looking that p is equal to at minus bt square by p और वर्क डन पूछा है, इमीडिएटली मेरे दिमाग में ये आ गया था कि pv is equal to at minus bt square है. मुझे ये पता था कि मैं डेरिवेटिव लूंगा तो pdv होगा और vdp तो लिखने नहीं वाला क्योंकि कांस्टेंट है. फिर मुझे पता था कि वर्क डन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन होता है और डेरिवेटिव जब लिया मैंने तो यहाँ पे मैंने ओरली डेरिवेटिव ले लिया था, दिमाग में चल रहा था ये a minus 2bt. फिर मैं दोनों को इंटीग्रेट करूँगा सेपरेटली क्योंकि नेसेसिटी है दैट यू हैव टू इंटीग्रेट सेपरेटली ओवर dt. मैं चाहिए तो आप लोगों के लिए स्टेप्स पढ़ा देता हूँ थोड़े से, because it was going on in my mind when I was reading question. तो मुझे यहीं से समझ गया था कि pv is equal to at minus bt square है और जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो pdv is equal to a minus 2bt होगा टाइम्स ऑफ dt आएगा यहाँ पे. तो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मैं टेम्परेचर पे ही इंटीग्रेट कर रहा हूँ. पहले टर्म को जो कांस्टेंट है, दूसरे टर्म में से जो 2b कांस्टेंट बाहर निकलेगा और जब बेसिकली लिमिट्स आपको t1 और t2 रखने हैं and if you are very good in इंटीग्रेशन आपको इमीडिएट समझता है कि ये at होता है dt का, जिसे dx एक्सटेंडेशन x होता है, dt का t होता है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हम लोग करते ही हैं. मतलब मुझे तो देख के समझ में आ गया था कि पहला टर्म क्या आएगा. तो पहला टर्म क्या आएगा, जस्ट बाय लुकिंग आई न्यू इट कि पहला टर्म आएगा a t2 minus t1. खत्म. सेकंड टर्म आई डिड नॉट नीड इट क्योंकि चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जहाँ पे पहले टर्म में a मल्टीप्लाइड बाय t2 minus t1 है. सो दिस इज हाउ आई कुड सॉल्व इट इमीडिएटली. मैंने सिर्फ पहले टर्म के बारे में सोचा था, राइट? सो दिस आर द ट्रिक्स दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट. एंड इफ यू सी, हमको हाफ आवर भी नहीं लगा है 7 क्वेश्चंस और वो भी मैं लिख रहा हूँ इसके लिए हाफ आवर. So the idea is to make you faster and quicker. Good.